Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good बच्चों. afternoon, ma'am. Hmm. Good afternoon, बच्चों. इन केस अगर आज जूम की क्लास में कोई भी नेटवर्क इशू आ जाता है तो आप लीव करके आप लोग व्हाट्सएप में चले जाना. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कल हमने देखा कि टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड लॉज एंड अदर टेक्निकलिटीज. मतलब जो टर्म्स जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं हम उनको रीड करेंगे और रीड करते हुए समझेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है. ठीक है. फर्स्ट था जीन फर्स्ट था जीन, देन एलील और एलिलोमोर. थर्ड इज लोकस. दो चीजें मैंने पढ़ा दी थी, जीन्स के बारे में और एलील के बारे में. एक बार फिर से रिपीट करूं. एक Yes, बार फिर ma'am. से रिपीट करूं. हाँ. ठीक है. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है मैम. ओके. सब समझ में आता है क्या? Yes, मैम आ रही है वॉइस. The term is allele was used for the first time by Batson and Saunders 1902. 1902. They used the term of allele for a pair of contrasting character in which one character is dominant and one is recessive. Example is uh, capital T or small t. Here is capital T indicate dominant and small t is indicate to receiver character. जैसे हम्म, जैसे कि मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है? देखिए उनके अंदर सारे जो कैरेक्टर हैं वो पॉलिटिक्स के ही हैं. सारे कैरेक्टर. लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे रिसेसिव कैरेक्टर भी हैं जो बाकियों से उनको अलग करते हैं. कैसे? वो बहुत वो पॉलिटिकल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल को भी ज्यादा मायने रखते हैं. स्पिरिचुअल जो उनसे ज्यादा बेटर कोई और नहीं है. उन्होंने अभी तक न जाने कितने जगहों पर ट्रैवल किया है. और बाकी अगर पॉलिटिशियंस को आप देखोगे तो वो इतना ट्रैवल नहीं करते जितना मोदी जी ट्रैवल करते हैं. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी जीन्स के अंदर जो किसी भी जीन्स के अंदर एक डोमिनेंट और एक रिसीवर कैरेक्टर को बनाता है. जैसे कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल करता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है. और मोदी जी की सबसे इफेक्टिव पर्सनालिटी ये है कि उनकी पर्सनालिटी से लेकर, उनकी बातों से लेकर, उनके पॉलिटिकल व्यूज से लेकर, इवन उनके पॉलिटिकल जो वो काम करते हैं, जो काम काज करते हैं, वो बहुत ही डोमिनेंट नेचर है. लेकिन इसके साथ साथ एक रिसीवर नेचर ये है कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है. वो भगवान पर भरोसा भी रखते हैं, गॉड पर बहुत ही ट्रस्ट करते हैं. स्पिरिचुअल के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि बहुत जगह दान करते हैं. ये सब उनकी एक रिसीवर पर्सनालिटी है. हमारे अंदर भी बहुत सारे डोमिनेंट और रिसीवर पर्सनालिटी होते हैं. मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रिसीवर पर्सनालिटी भी होती है जो हमारे कैरेक्टर से बिल्कुल भी अलग करती है, हम सबको एक दूसरे से अलग करती है. हो सकता है किसी में बहुत अच्छा लिखने का टैलेंट हो सकता है किसी में बहुत अच्छा बोलने का टैलेंट हो सकता है किसी में ना बोलने का टैलेंट हो ना लिखने का, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा टैलेंट हो. इन दोनों के बावजूद, अगर अच्छा लिखने और अच्छा बोलने के बावजूद भी अगर आप अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो,
अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हो, तो भी ये एक रिसीवर पर्सनैलिटी है। जैसे कि हमारी क्लास 12th में सुहानी सबसे अच्छा पढ़ती है, सुहानी अच्छा सा बोलती है, सुहानी हर वाइवा में अच्छा आंसर करती है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सेम सुहानी की तरह है, लेकिन सुहानी की कैपेबिलिटी बाकियों से अलग है। तो सुहानी की जो डोमिनेंट नेचर है वो ये है कि वो बाकियों से इस तरह अपने आप को अलग रखती है। सब में डोमिनेंट नेचर होता है, सबके अंदर एक रिसीवर है, सबके अंदर डोमिनेंट है। बट सुहानी को सबसे इफेक्टिव क्या बनाता है? उसका टैलेंट, उसका बिहेवियर, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में अपने आप को इम्प्रूव करना, उसका ग्रोथ लेवल बाकियों से अलग है। अगर मैं कहूँ कि सुहानी के अंदर रिसीवर क्या है, तो क्या होगा? उसके लिए हमें सुहानी को पहले तो रीड करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि वो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर में ठीक नहीं है जो बाकियों से उसको अलग करती है ना। तो यहाँ पर एलील और एलिलोमॉर्फ भी बिल्कुल सेम ये है कि एलील और एलिलोमॉर्फ जहाँ पर हम देखते हैं वहां पर हमें एक डोमिनेंट नेचर और एक रिसीवर नेचर दोनों मिलते हैं। समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है एलील और एलिलोमॉर्फ में? रंजन डाउट है बेटा आपको? नो मैम। Okay. Now, locus. What is the meaning of locus? In such homologous chromosomes, the genes for each trait occur at particular point called as locus. जैसे कि अ, आपने डीएनए पढ़ा है, आरएनए पढ़ा है, उसमें ए, यू, जी, टी, ये सारे क्या है वो, क्या इसे क्या कहते हैं? ए, यू, टी, जी क्या है ये? रंजन मैम बताओ तो। एडेनिन वन और साइटोसिन ऐसे। ओके। यूरेनियम। हाँ, ये क्या है बेटा? मतलब डीएनए में इसे क्या कहते हैं? मैम डीएनए के मॉलिक्यूल्स है। उसमें ये क्या है? AUTGC क्या है? मैम उसको बाउंड अप करके रखते हैं, वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है। जीन्स है तो मतलब कि हमारे। जो मेन मेन बातें हैं वो तो तुम कह नहीं पा रही हो, ये क्या है? कोई पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है ना, इसका नाम तो होगा कुछ। मैम वही तो बोली ना, एडनिन ग्वानिन साइटो क्या यूरेनियम। ये तो इसका नाम हो गया, लेकिन ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? कभी आप डीएनए लोग पढ़ डीऑक्सीराइबोस हाँ न्यूक्लिक। हाँ, इसके अंदर ये क्या है? फ्रेगमेंट होंगे ना कोई चीज का। आप 11th में पढ़े हो, एक बार फिर से रिपीट करना। ठीक है। अच्छा चलिए, मैं मेरा पॉइंट ये था कि लोकस किसे कहते हैं। लोकस एट द पॉइंट इज, लोकस उस चीज को कहते हैं जहां पर जीन में कहीं पर किसी लोकेशन या उस फ्रेगमेंट या उस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, उसे कहेंगे पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड एज लोकस। अगर हम जीन की किसी लोकस पर इंडिकेट करते हैं तो वो वहां का लोकस कहलाएगा। होमोलोगस, अब यहाँ पर होमोलोगस है। Individual having two similar allele is called as homologous, or an individual having only one allele, or in the other word is identical allele, is called the homozygous. That example is DD, यानी capital D, small d, capital T and small t. इन केस अगर हमको होमोलोगस कहना है तो हम क्या कहेंगे? जैसे दो दो स्पीशीज है ना। मान लो एक बंदर है, एक खरगोश है, तो बंदर का जो एलील होगा, इन केस एग्जाम्पल के एग्जाम्पली देखा जाए तो बंदर को हम लेते हैं डी और डी, और खरगोश को लेते हैं डी और टी। अब इन दोनों का बिहेवियर
अपने अपने जो पर्टिकुलर उनके पेयर्स हैं, जैसे कि फीमेल बंदर और खरगोश में फीमेल, ठीक है। तो कैपिटल जो डी है वो एक मेल का हुआ, और जो उनकी वाइफ हुई या फीमेल हुई वो स्मॉल डी उनके फीमेल की हो गई। इसी तरह खरगोश की भी कैपिटल टी जो मेल का हुआ और फीमेल की स्मॉल टी हो गई। तो इस तरह से हम इन दोनों को अलग अलग जो स्पीशीज है उन दोनों के लोकस को होमोलोगस यानी अलग अलग दो प्रजातियों के या दो स्पीशीज के अगर हम स्टडी करें तो उसको क्या कहेंगे हम कि एन इंडिविजुअल हैविंग टू सिमिलर एलील्स, अगर वो सिमिलर होकर भी अलग अलग हैं पर उनकी एलील्स एक है तो उसे कहेंगे होमोलोगस। हेट्रोजाइगस, हेटेरोजाइगस को क्या कहेंगे? एंड द ऑर्गेनिज्म इन विच टू मेंबर ऑफ allele pair are unlike and consequently produce unlike gamete. For example, tall plants by Mendel, F1 generation TT, capital and small, where the heterozygous they were all tall because the allele is T is dominant over T. यहाँ पर आप लोग ये समझो कि जो कैपिटल टी है वो उसके टॉलनेस को बता रहा है, और जो छोटा वाला टी है वो उस एलील के दूसरी चीज को बता रहा है। कहने का मतलब ये है मेंडल ने उस F1 जनरेशन को देखा जिसमें वो डोमिनेंट है, और दूसरा वाला जो जनरेशन है वो रिसीवर है, बिकॉज वो उसको कम रूप में बता रहा है, उसको कम आंक रहा है, उसकी चेकिंग कम हो रही है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यहाँ पर आप लोग बेसिकली इस वर्ड को रट लो, चाट लो, क्योंकि ये हमेशा आता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप। देखो, अगर मैं कहूँ सेब है ना, तो सेब क्या है? उसका नाम है। सेब एक फल है, और सेब के फल के अंदर जो उसकी क्वालिटीज है वो उसकी मतलब अंदर का जीन है, ये मान के चलो, ठीक है। मतलब उसके अंदर की मिठास एक जीन है। यहाँ पर मिठास का मतलब अगर जीन है तो वो होगा जीनोटाइप, यानी उसका जीन, उसका मटेरियल। लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप क्या है? सेब, वो जिस तरह से दिखाई देता है वो है फिनोटाइप, उसके अंदर का जीन उसका जीनोटाइप। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। अगर मैं कहूँ किसी का फिनोटाइप देखना है तो क्या समझेंगे आप? क्या चीज देखेंगे उसका? नहीं समझ में आया? मैम उसका बॉडी स्ट्रक्चर। यस, उसका फिजिकल देखेंगे, वो कैसा दिखता है देखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ उसका जीनोटाइप देखना है तो क्या देखेंगे? मैम उसकी क्वालिटी। उसके अंदर की जीन्स, उसकी क्वालिटीज, उसका बिहेवियर, कैरेक्टर, वो कैसा दिखता है, ये सब जीन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वाज proposed for the first time is by Johnson in 1911। हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप, द ग्रीक वर्ड इज जीनस, दैट मीन्स रेज, एंड टाइपस इज इमेज, जो उस जीन की इमेज को दिखाए वो है जीनोटाइप। इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेरिक genetic make up and the organism. Where is the phenotype? Greek word is फेनेनिन टू अपीयर, टाइपस इज इमेज, जो वो अपीयर करता है, जैसे जो वो जिस शेप में है, जो साइज में है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो क्या है? उसका फिनोटाइप है। इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इज of an organism which is controlled by genotype. Example is pear seeds. There are two phenotypes in the pear seeds, and the pear seeds of yellow seeds and green seeds. After hybridization, the phenotype ratio is F2 generation will be 3 uh, 3 ratio upon 3 ratio 1, और क्या है, एक और है, हाँ, अच्छा ठीक है,
F2 generation will be 3:1. तो यहाँ पर 3 क्या है और 1 क्या है, कोई बताएगा? 3 उसका क्या चीज है और 1 उसका क्या चीज है? मैम जैसे कि यहाँ पर जो जैसे येलो और ग्रीन सीड दिया है ना, मतलब कि अगर ये दोनों का हाइब्रिडेशन करवाएंगे ना, तो उसमें से हम्म एक या तो वो येलो रहेगा, और तीन जो रहेगा जो 3 रेशियो या वो ग्रीन रहेगा। मतलब उसका रेशियो बताए वो कितने रेशियो में बन सकता है। जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो और एक क्लास में 5 लड़कियां हैं और 2 बॉयज हैं, मतलब 2 लड़के हैं। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 5 कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 क्या है, बॉयज है, और 5 क्या है, गर्ल्स है। तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई देते हैं, उनका रेशियो जो कम होते हैं उनके रेशियो से मैच करता है। डिफरेंस बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, इट कैरीज, इसको आप पढ़ लेना, ये मैं आपको कल बताऊं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट According to the concept of genotype, there are the 3 genotypes of above mentioned chia seeds: Y, Y, YG, and GG. The genotype ratio is F2 generation will be 1:2:1. कैसे? जो F2 जनरेशन हुआ उसमें 1:2:1 कैसे आया? कैसे आया? मैम जैसे कि यहाँ पर जैसे वाई वाई दिया है, एक बार वाई वाई का मतलब कि वो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस करेंगे तो एक बार वाई वाई बन सकता है, और 2 बार जी जी, और हम्म, एक बार वाई जी बनेगा, इसलिए 1:2:1 दिया। हम्म, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आपका बेसिक है बेटा, अगर आप इससे समझ लेंगे तो आप समझ लिए पूरा जेनेटिक समझ लिए। जीनोटाइप या फिनोटाइप इज बेसिक। हाँ बोलो। मैम ये समझ नहीं है मैम, रेशियो वाला, रेशियो 1 1:2 रेशियो मैम 1। आगे दिया हुआ है ना, देखो ना पीछे वाले पेज में कैसे आता है रेशियो। हम्म हम्म नेक्स्ट पेज पे है ना बेटा? मैम हाँ मैम जो हेट्रोजाइगस में जो हेट्रोस का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि जैसे कई बार होता है ना कि नाम पे डिपेंड नहीं करता, उसके काम पे डिपेंड करता है। अगर तो हम मैम होमो मतलब सिमिलर है, तो देखो यहाँ पर सिमिलर सिमिलर दिया, और हेट्रो हाँ मतलब डिफरेंट होता है, तो इसलिए डिफरेंट हाँ डिफरेंट। डिफरेंट, यस। होमो का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर लोग। यहाँ पर लोगों की बात की जा रही है, ठीक है, एक स्पीशीज की बात की जा रही है। अगर 2 सिमिलर हैं तो होमो, और हेट्रो यानी कि डिफरेंट। डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि मंकी अगर मेल और फीमेल है ना, तो वो उसका होमो हुआ। लेकिन अगर मंकी के साथ साथ दूसरे किसी और स्पीशीज का हम देखते हैं तो वो उसके हिट्रो हो गया। इन केस मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है उसको आप बेसिक लेकर चलो कि मेंडल्स लॉ ने जो जो स्पीशीज लिए हैं, पिया के जो प्लांट लिए हैं, उसमें 2 अलग अलग हैं। है एक ही फैमिली लेकिन दिखते अलग अलग हैं। मतलब इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अलग हैं। एक सफेद मटर कहलाता है तो एक येलो मटर कहलाता है, और एक कहलाता है ग्रीन मटर। मतलब 3 स्पीशीज को लिए हैं। अगर इन तीनों स्पीशीज को हम मटर कहते हैं, पर इसके जो जीन्स है वो अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? ये हेट्रो होगा कि होमो होगा? हेट्रो। सुहानी आप बताओ।
मैम आप एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो ना, आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। अगर मैंने कहा कि मेंडल ने 3 स्पीशीज लिए हैं, एक ग्रीन पिया लिया है, एक येलो पिया लिया है और एक वाइट पिया लिया है, मतलब जो वाइट कलर का मटर रहता है ना, वो लिया है। अगर 3 स्पीशीज लिए हैं और तीनों के जनरेशन को देखना है, तो इसे हेट्रोजाइगस कहेंगे कि होमोलोगस कहेंगे? मैम हेट्रो कहेंगे क्योंकि डिफरेंट है ना सब, इसीलिए। गुड। डिफरेंट है, एक दूसरे के जीन्स अलग अलग हैं इनके, इसलिए हेट्रो कहेंगे। दिखने के लिए मैं सभी हैं, हाँ, दिखने के लिए सभी मटर हैं, पर इनके जीन्स अलग अलग हैं, तो हेट्रोलोगस। मैम हमारे बुक में ना अच्छे से रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया है, देखो बस ना एक तो शेप का दिया है और एक टॉल का दिया है, बाकी तो कॉर्डलेट का भी नहीं दिया, कलर का भी नहीं दिया, शेप का भी नहीं दिया है। तो मैं इसको सेंड कर दूं आज? हाँ मैडम आप कर दो ना थोड़ा सा ये वाला, जैसे टॉल का, टॉल को मतलब कि टॉल वाला उसको बिग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ड्राफ है उसको स्मॉल टी से, और एक शेप वाला दिया है जो राउंड है उसको आर से, और रिंकल को स्मॉल आर से, बस बाकी कुछ नहीं दिया। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पेज शायद ना स्किप कर दिया है उन लोगों ने। चलिए मैं आज सेंड कर देती हूँ उनको, ठीक है? आगे तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कलर वाला, फिर ये एनिमल वाला। ओके, चलिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाँ सहानी रुक जाओ थोड़ा सा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड यूजेस। अब आपको इसमें देखना क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप का आप पढ़ लेंगे और मुझे बताएंगे कल क्या समझे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर मोनो और हाइब्रिड दोनों का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? मैम मोनो यानी एक, हम्म, और हाइब्रिड यानी वो जो जो क्रॉस करे, ठीक है? मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस करे, और सभी को मिलाकर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी कि मोनो सिंगल, सिंगल सिंगल में अगर हमको क्रॉस कराना है, जैसे व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इट इज एन known as in mono hybrid cross. एग्जाम्पल इज वाई वाई जी जी, और उसी के स्मॉलर को क्या करेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल जी। अब डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्या है? दो, two pairs of contrasting character, it is said to be dihybrid cross. जैसे आर आर वाई वाई, डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी, आर आर वाई वाई, और उसी का स्मॉलर आर आर वाई वाई। दो दो पेयर्स का कर रहे हैं यहाँ पर। टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? यहाँ पे क्या होता है मीनिंग टेस्ट क्रॉस का? when crossing of F1 individuals with a receiver parent is called as test cross. It is called test cross because it is used to test where his parent are homozygous or heterozygous. The test cross ratio for the monohybrid cross is always 1:1। मोनो और टेस्ट क्रॉस हमेशा एक जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। दो इंडिविजुअल्स पर टेस्ट करवाना होता है। बैक क्रॉस क्या होता है? क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद आइदर ऑफ टू पैरेंट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। इन केस अगर F1 जनरेशन है, F ऑफस्प्रिंग है, will be crossed with the dominant parent, all the F2 offspring will be dominant. On the other hand is when F1 hybrid are crossed with recessive parent, individual with the both phenotypes appear in an equal proportion, will both the crossing are known as back cross. The second is specific test cross. बैक क्रॉस कहीं पर दिया है? नहीं दिया है।
बैक क्रॉस में हम क्या करना है कि आपको पहले तो क्रॉस करना है, पहले तो सिंगुलर जो आप मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड जो क्रॉस कर रहे हैं ना, वो सेम आपको प्रोसेस करना है। देन आपको फिर इससे सेकंड क्रॉस किससे कराना है? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब जैसे F1 ऑफ स्प्रिंग आ गई, निकल गई आपकी F ऑफ स्प्रिंग, तो उससे क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट पेरेंट से, और फिर ऑफ स्प्रिंग F2 से हम डोमिनेंट नेचर के अदर हैंड से क्रॉस करेंगे, मतलब जो क्रॉसिंग हो चुकी है देन फिर से हम उसको क्रॉस कराएंगे, बैक क्रॉस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया या फिर यस से मैम। बताऊं? फिर से बताऊं? यस मैम, मेरे को बता दो बैक क्रॉस। अच्छा, देखो जैसे मान लो अम, चलो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टी, कैपिटल टी है और स्मॉल टी, इसमें पहले हमने एक सिंपल सा क्रॉस करा है, पहले मोनो कहेंगे डाई कहेंगे जो भी, सिंपल टेस्ट कराने के बाद, सॉरी सिंपल क्रॉस कराने के बाद फिर क्या हुआ, जो इसके ऑफ स्प्रिंग आए, जो इसकी जनरेशन निकली, जैसे मान लो कि जो पेरेंट है वो अम, वो पहले पेरेंट हो, ठीक है, वो पेरेंट है, वो पेरेंट जनरेशन। देन जब इसका क्रॉसिंग हुआ तो वो F1 जनरेशन बनी। ठीक है, जब इसका क्रॉसिंग हुआ और क्रॉसिंग में जो आंसर आया, क्रॉसिंग कराने के बाद जो चीज आई, जैसे ये पेरेंट है, अब इसका क्रॉस कराए, सिंपल क्रॉस कराने के बाद जो इसका आंसर आया, रिजल्ट आया, वो हुआ F1। ठीक है, अब ये F1 को फिर से क्रॉस कराए, फिर से सिंपल, तो अब इसके क्रॉस से जो आया वो हुआ F2। सेकंड में फिर से क्रॉस कराने के बाद F2 जनरेशन आया, F2 करने के बाद, ये F2 आने के बाद फिर से हमने F1 क्रॉसिंग कराई, तो वो हुआ बैक क्रॉस। यहाँ तक समझ में आया? यस यस मैम। हम्म। मैम हम्म। मैम डाई हाइब्रिड क्रॉस एक बार बता दो ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके। देखो, मान के चलो कि आपका एग्जांपल मैं दे देती हूँ, मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा कि वाई वाई और जी, मैम ये, मतलब कि मोनोहाइब्रिड में एक सिंगल पेरेंट्स रहता है और डाई हाइब्रिड में मतलब टू टू इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है, इसलिए इसमें चार दिया हाँ, है। 4 दिया है, मतलब कि कहने का मतलब जैसे आपका सेल क्या होता है, एक बार में कितना बनता है? 2 बनता है ना। अब यही सेल 2 है, तो ये क्या बनाएगा? 4 बनाएगा, है ना। अब इसके बाद जो सेल रहेंगे वो 8 बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो पेरेंट में, अगर दो पेरेंट है मतलब कि ये दो पेरेंट है ना, अब ये दोनों एक क्रॉस करेंगे, ये दोनों एक क्रॉस करेंगे, और ये जो करेंगे वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड। समझ में आया रिमझिम? यस मैम। हाँ, चलिए, बैक क्रॉस भी, बैक क्रॉस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो मैम। देन यूजेस क्या होना चाहिए? It is often used by animal and plant breeders to rapidly improve a breed by making a useful trait homozygous, that is pure. Uses क्या होगा इसका कि जिस तरह से हमने एनिमल और प्लांट के ब्रीड देखे हैं, है ना, अब हम इस ब्रीड को देखने के बाद इसके बाद हम रैपिडली इम्प्रूव करते हैं इसकी ब्रीडिंग को, मेकिंग अ यूजफुल ट्रेट, इसके ट्रेट को देखने के लिए, इसके सिम्टम को देखने के लिए, इनके लक्षणों को देखने के लिए, तो होमोजाइगस दैट इज प्योर, इसका जो रिजल्ट निकलता है होमोजाइगस का वो प्योर निकलता है।
इस तरह से क्रॉसिंग करने पर। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस वेरिएंट ऑफ प्लांट। अगर हम क्रॉसिंग करते हैं प्लांट में या एनिमल में, तो क्या होता है कि इनके अंदर क्या रेजिस्टेंट पावर है, ये अपनी बीमारियों को कैसे अपने से दूर कर सकते हैं, इनके अंदर ऐसी क्या पावर है, क्या रेजिस्टेंट है जिसके थ्रू ये अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू क्या यूजेस हो सकते हैं। ओके, चलिए आज का टाइम हो गया बेटा, कल पढ़ेंगे इसे। एनी डाउट? नो मैम। किसी को भी नहीं है? ओके, चलिए इन कर दीजिए बेटा।